झिंगालाला हू जो मूवीज में हम देखने को मिलते हैं। अब वो जो झिंगालाला हू की जो हम मूवीज में देखते हैं, उससे कितना अलग है आदिवासी समाज। उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं, संगीत प्रेमी हैं। वो कोई भी काम बिना गीत गा करके और वाद्य यंत्र बजा के नहीं कर सकते। जो भी काम करते हैं उतना ही करते हैं जितनी उनकी आवश्यकता है। लालच नहीं है, वो थोड़े में संतुष्ट हैं। वो उतना ही अपने घर में रखते हैं जितना उनको आवश्यकता है। मदिरा पान भी करते हैं तो पहले धरती को अर्पण करेंगे। आत्महत्याएं बहुत कम मिलती है। मतलब यदि पत्नी को पीटने वाली माना जाए तो आप शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, परंतु जनजाति समाज में ऐसा नहीं। जनजाति समाज में महिला का सम्मान है, महिला को हमेशा साथ में रख करके ही सब कार्य होता है। वो कभी भीख मांगते आपको जनजाति समाज में नहीं मिलता है, सब मेहनती लोग हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। हिंदुस्तान की स्वच्छ नगरी इंदौर, जो लगातार 8वीं बार हिंदुस्तान की सबसे सुंदर और साफ सिटी घोषित की गई है, उसमें से हैं हमारे मोहन जोशी जी। और ये काम करते हैं ट्राइबल एरियाज में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, इन सब के ट्राइबल एरियाज में काम कर रहे हैं लगभग 30 सालों से। आज हम इनसे बात करेंगे कि एक ट्राइबल की लाइफ कैसे होती है, वो कैसे जीता है, उसकी सोच क्या है और पिछले 30 सालों में हिंदुस्तान के ट्राइबल की लाइफ में क्या चेंज आया है। मोहन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया हर्ट्स में। सर, जब आप सबसे पहले ट्राइबल एरियाज में गए थे तो आपको क्या देखने को मिला? आप उस सिटी से बिलोंग करते हैं जो हिंदुस्तान की सबसे स्वच्छ नगरी है, और ट्राइबल एरियाज में आपको क्या देखने को मिला? विद्यार्थी था उस समय, हमारे जनजाति क्षेत्रों में ऐसे भ्रमण करने का मौका मिला। उसके बाद उनके साथ काम करने का भी मौका मिला। मैं पहली बार किसी गांव में रात्रि विश्राम किया था मैंने। जनजाति समाज जो है, जिनको आदिवासी भी हम कहते हैं, वो जिस गांव में रुका था वो भील भिलाला समाज का गांव था। जिसके घर पे रुका था वो एक छोटा सा घर था, उसकी बकरियां थी, छोटा ही घर था जिसमें एक चूल्हा था, उसके सोने की व्यवस्था थी। और हमने कहा कि भाई हम रात्रि विश्राम करेंगे। हम कहते हैं अतिथि देवो भव। यह अतिथि देवो हम भव हम कहते हैं, परंतु उसका साक्षात मुझे दर्शन हुए उसके घर पर कि जब हम गए तो वो मुझे खटिया पे बैठा दिया गया, बाकी सब नीचे बैठे हुए थे। रात्रि को भी उनके पास जो साधन थे वो बहुत कम थे, ओढ़ने बिछाने के। छोटे बच्चे थे, फरवरी का महीना था, रात को ठंड भी थी, तो वो कुछ आग उन्होंने जला रखी थी। मुझे उनके घर में 2 खटिया थी, एक तो उनकी वृद्ध महिला वो माता थी वो सोई थी और एक खटिया मुझे दे दी गई। बाकी वो जो पूरा परिवार, उनके 3-4 बच्चे थे, उसकी पत्नी थी, वो उस आग के आसपास ही बिछा करके सो गए। मुझे रात भर नींद नहीं आई। मैंने कहा एक मेरा घर है जहाँ हम इतनी अच्छी व्यवस्था है, हम रहते हैं, ठंड में अच्छा उड़ने को मिलता है, और एक इनको देखिए। एक मेरा जरा परिचय भी नहीं था, मैं पहली बार उसके घर गया था, मुझे द्रवित कर गया वो दिन। मैंने कहा देखो, अतिथि देवो भव वाला कॉन्सेप्ट हम बोलते हैं, हमारे ऋषि मुनि बताते गए, हमारे घर के परिवार वाले भी हमें बताते गए कि जो भी अतिथि आता है भगवान का रूप है। परंतु इन्होंने आज साक्षात भगवान मुझे बनाने की कोशिश की और मैं रात भर सो नहीं पाया। सुबह जब मैं उठा तो वो बिल्कुल मेरे लिए तैयार थे। मेरे लिए उन्होंने व्यवस्थाएं कर रखी थी, स्नान की, मेरे लिए उन्होंने भोजन की व्यवस्था की। बोलता मैंने पहली बार थाली के बराबर एक मक्के की रोटी मेरी थाली में परस दी गई। मैं तो देख के घबरा गया कि इतना कैसे खा पाऊंगा, परंतु उसने पूरा भोजन मेरे सामने रख दिया। हम तो 1-1, 2-2 रोटी परोसते हैं, परंतु वनवासी समाज में एक नियम होता है कि जब हम भोजन करने जाते हैं तो उसका जितना भी भोजन है टोकनी में हमारे सामने रख देते हैं, पूरी सब्जी हमारे सामने रख देते हैं। पहले तो रोटी देख करके घबराया, फिर वो बढ़िया सब्जी देख करके मुझे लगा कि सुगंध आ रही थी, मैं खाने लगा तो मेरे को भी विश्वास नहीं हुआ कि मैं पूरी रोटी तो खा चुका था और आधी रोटी और खाई। मेरे को आश्चर्य हो रहा था कि इतना सारा खाना मैं कैसे खा सकता हूँ, परंतु उनका जो प्रेम था खिलाने का, वह प्रेम ने ही मुझे द्रवित कर दिया। और मैं वास्तव में वो भोजन में इतना स्वादिष्ट था कि आज भी वो दिन मुझे याद है, वो स्वाद मेरे जीवन पर है, वो घर मुझे याद है, मैं वहां ठहरा था। तो इस प्रकार का वनवासी समाज बहुत ही भोला होता है, बहुत ही सामाजिक होता है, धार्मिक होता है। हम जिसे धर्म की बात करते हैं वो धार्मिक होता है। मैंने देखा कि उसके यहाँ मक्का पकी हुई है और वो मक्का का भुट्टा तोड़ करके जा रहा है कि बोले साहब आप रुकिए, मैं देवता को चढ़ा के आता हूँ क्योंकि उसके पहले हम खा नहीं सकते। वो उसके जो प्रगति पूजक है उनके देव स्थान पर गया, वो प्रगति पूजक है, उसने वहां अपने जो पहला मक्के का भुट्टा था खेत से तोड़ करके उसने, वो उस समय उसने ठंड के भुट्टे लगा रखे थे,
वो उसने थोड़े बहुत अपने खाने के लिए, फरवरी के महीने में भी मैंने पहली बार देखा कि फरवरी में भी भुट्टा मेरे को खाने को मिला। वो भगवान को चढ़ा के आया, उसके बाद उसने फिर सेका और मेरे को वो भुट्टा खिलाया। तो मतलब पहले जो हमें अन्न देता है उसको समर्पण करना, उसको भोग लगाना, ये भी मुझे एक सीखने को आया। मेरी एक आदत थी, मैं पहले भोजन झूठा छोड़ देता था, पर उस दिन से मैंने संकल्प लिया कि मैं अपनी थाली में एक कण भी झूठा नहीं छोड़ूंगा। ये मुझे उस परिवार ने, उस जनजाति बंधु ने मेरे को सिखाया। आदिवासियों की लाइफ कैसे होती है, किस तरह का खाना खाते हैं, कितना काम करते हैं? जो हमारा झाबा अलीराजपुर और निमाड़ क्षेत्र है, वहां पर भील, भिलाला, बारेला, पटेलिया, इस प्रकार की 4-5 प्रकार की जनजातियां हैं। ये मूलतः सबसे अधिक मक्का ही सेवन करते हैं। अभी अलीराजपुर के जो सोंडवा ब्लॉक उधर जाओ तो वो बाजरा भी सेवन करते हैं। पर मैं जब छत्तीसगढ़ में काम करने गया, छत्तीसगढ़ और उधर मैंने देखा कि वो सिर्फ चावल, उनका एक स्वभाव ऐसा, वो खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं। सुबह जल्दी उठते ही उनका सबसे पहले भोजन तैयार हो जाता है, क्योंकि वो भोजन करके और कुछ अपने साथ में रहकर ही जाते हैं। यार मजदूरी करने जा रहा वहां भी अपना भोजन ले जाते हैं, और जब खेत पर जाते हैं वहां भी अपना भोजन ले जाते हैं। तो वह अभावों में, छोटे घरों में वो रहते हैं, ज्यादा उनके पास साधन नहीं होते हैं, पर उनकी जो प्रसन्नता, वो संतुष्ट है इस सब में, उनको और कुछ नहीं चाहिए, वो सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और इसलिए मैंने उनके घरों में देखा है कि कोई बच्चा भी आ जाता है यदि, तो उसको वो खाली हाथ नहीं छोड़ते। यदि वो खा रहे हैं तो उसको जरूर भोजन का पूछेंगे। और एक और खासियत है उनका, यदि बना हुआ भोजन है और आप यदि पहुंच गए तो वो मेहमान के लिए फिर से नया आटा लेकर के भोजन बनाएंगे, अपना जो बनाया भोजन नहीं खिलाएंगे। कारण यह है कि आप भगवान हैं, और भगवान को हमारा झूठा नहीं खिला सकते, कि हम जो खा चुके हैं वो आपको कैसे खिलाएंगे। मतलब मेहमान को भगवान का दर्जा दे गया, अब भगवान को कैसे झूठा खिलाए। तो एक अम्मा थी, मैं अलीराजपुर के सोंडवा ब्लॉक के गुलवड गांव में गया था, हमारे खेतिया भाई से मेरा संपर्क हुआ। उनकी माताजी भोजन बना करके निपटी थी और लोग खा रहे थे। मैंने कहा अम्मा आज तो बहुत बढ़िया रोटी बनी है और उड़द की दाल थी। मैंने कहा अम्मा बस मैं भी खा लेता हूँ। उन्होंने कहा ठहरो। उन्हें मुझे कहा कि तुम मुझे सिर्फ आधा घंटा दो, आधे घंटे बाद खिलाएंगे। मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसा ही क्या बनाने वाली, क्या खिलाने वाली। मैंने देखा उन्होंने फिर से आटा लिया, बर्तनों को बढ़िया साफ किया जिसमें आटा उन्होंने मथा था, लिया था, और फिर से खाना बनाया, मेरे लिए अलग से दाल बनाई और फिर खिलाई। मेरे मन में प्रश्न आया कि ऐसा अम्मा ने क्यों किया। मैंने बीच में टोका नहीं, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि ये क्या करना चाहती। मैं पहली बार अनुभव आया कि उन्होंने कहा कि तू हमारो मेजबान है, सारे झूठो नहीं खिलाओ, इस प्रकार करके उन्होंने मेरे को कहा। तो यह उनकी परंपरा है कि वो जो भी उनके घर में अतिथि या कोई भी जाता है उसको अपना इतना प्यार से वो भोजन कराते हैं। वह जो भी काम करते हैं उतना ही करते हैं जितनी उनकी आवश्यकता है, लालच नहीं है। पहली बात तो मैंने देखा उनको लालच नहीं है, वो थोड़े में संतुष्ट है, वो उतना ही अपने घर में रखते हैं जितना उनको आवश्यकता है। यदि लगता है कि अब उनके पास की कमी है फिर उसका वो प्रयत्न करने जाते। जैसे अब उनके पास लग रहा है कि अब पैसे की आवश्यकता है और घर में अनाज नहीं है तो फिर वो मजदूरी करने जाएंगे। इस प्रकार की उनकी ये शैली है। दूसरी है वो संगीत प्रेमी है, वो कोई भी काम बिना गीत गा करके और वाद्य यंत्र बजा के नहीं कर सकते। चाहे वह उनका नया अनाज करना हो, नया अनाज में भी उन्होंने बढ़िया गीत गाएंगे, खूब नाचेंगे, उसके बाद भगवान को चढ़ाएंगे, फिर वो उस भोजन को लेंगे। ये उनकी परंपरा है। वो खेत में बोते हैं, जब भी पूजन करते हैं उसमें भी वो संगीत और वाद्य यंत्र के साथ नाचते हैं। चाहे आप पंजाब में जिसे बैसाखी है, ऐसे ही हमारे झाबा के अंदर होली के समय भगोरिया पर्व होता है। जिस भी साप्ताहिक मार्केट होता है, हमारे सब वनवासी इकट्ठे होते हैं, बड़े बड़े वाद्य यंत्र होते हैं, उसमें बढ़िया वो नृत्य करते हैं जिसको हम भगोरिया नृत्य कहते हैं। ये जो परंपरा है, खेत में से आए हुए नए अनाज का उत्सव वार त्योहार के साथ मनाना, और फिर उस दिन वो नए कपड़े पहनते हैं, खूब उत्साह से उस त्योहार को मनाते हैं। ये होली के समय होता है। चाहे वो दिवाली हो या दिवासा हो, वो हर काम बिना पूजा के, बिना धार्मिक अनुष्ठान के नहीं करते। यदि वह मदिरा पान भी करते हैं तो पहले धरती को अर्पण करेंगे, चाय भी पिएंगे तो पहले धरती को अर्पण करेंगे। मतलब हर चीज हम कहते हैं ना, सब भगवान का दिया हुआ है। उनकी भी यही सोच है कि सब हमें धरती माता ने दिया है, इस धरती माता को वापस अर्पित करने का हमारा एक कर्तव्य बनता है। तो ये मुझे बस सीखने को मिला। मतलब ट्राइबल्स लोग अगर शराब भी पी रहे हैं तो वो पहले वो धरती को पिलाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बाद पिएंगे। बिल्कुल। आम लोगों के बीच में आदिवासियों को लेकर के या वनवासियों को लेकर के जो धारणा बनी हुई है, वो धारणा बनी हुई है कि झिंगालाला हु जो मूवीज में हम देखने को मिलते हैं। अब वो जो झिंगालाला हु की जो हम मूवीज में देखते हैं,
उससे कितना अलग है आदिवासी समाज? मैंने कहा ना कि वो तो फिल्में है सब, हाँ, फिल्मों में दृश्य को बनाया जाता है और आपको हाँ, खुश किया जाता है, परंतु आप यदि आम जीवन में और जनजाति समाज में आप जाएंगे, आप यदि शादी ब्याह भी होगा, हम्म, शादी ब्याह में भी वह जिस दिन से शादी मनती है हम्म, उनके नृत्य चालू हो जाते हैं, वो नृत्य करते हैं, वो अपने घर में अपन गणपति का आह्वान करते हैं, सभी देवताओं का आह्वान करते हैं, मतलब देव उनके पूर्वजों का आह्वान करते हैं। जैसी परंपराएं भारतीय संस्कृति में है वो पूरी की पूरी असली वह कर रहे हैं। हम तो दिखावा करते हैं, पर असली जो यदि आप देखोगे तो वो करते हैं। मैंने कहा ना कि वो बिना संगीत और बिना वाद्य यंत्रों के उनका कोई काम प्रारंभ नहीं होता। शादी के समय जब लग्न होता है, बारात आती है, तो रात भर नृत्य होता है, रात भर रमते हैं। ये चाहे आप झारखंड में चले जाओ, आप चाहे छत्तीसगढ़ में चले जाओ, मैं आसाम में भी गया हूँ, वहां भी मैंने देखा है, यही झाबा में है, चाहे गुजरात का क्षेत्र हो, चाहे राजस्थान का बांसवाड़ा हो, चाहे उदयपुर का क्षेत्र हो, जहां जहां जनजाति समाज पूरे भारत और विश्व के अंदर है, आप विश्व के अंदर भी हम देखते हैं कि वो बिना संगीत के कोई भी काम, बिना वाद्य यंत्र के वो नहीं करते। आनंद में रहने वाला, उनको दुख, वो मतलब प्रसन्न रहने वाला समाज है हमेशा। उसको हमने देखा है कि वनवासी समाज में कभी भी सुसाइड रेट नहीं मिलेगा आपको, जनजाति समाज में आत्महत्याएं बहुत कम मिलती है। मतलब आप थोड़ी दिखने गएगी जो शहर में रहने लगे हैं कुछ, और उसके बाद यदि वो गांव में जा रहे हैं तो उनको ये मानसिकता आ गई, परंतु आत्महत्या का परसेंटेज तो जनजाति समाज में है ही नहीं। और बीवी को पीटने का या ऐसा? ये सब भी भ्रामक चीजें हैं, आपको पता नहीं है। जनजाति समाज में महिला प्रधान है, एक तरह से महिला ही घर के बहुत सारे निर्णय लेती है, हिसाब किताब भी अधिकतर महिलाओं के पास होता है। आपको जनजाति समाज ज्यादा पुरुष प्रधान नहीं है, वहां दोनों को बराबर मान्यता है, नारी और उसको जेंडर समानता है, मतलब जनजाति समाज में। ये तो क्या है कि छोटी छोटी बातें होती है, जैसे आप नशे में कभी थोड़ी बहुत घटना होती है तो उसको बड़ा चढ़ा के पेश कर देते हैं। ये तो सिर्फ वहां नहीं, सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्रों में होता है। ये आप यदि पत्नी को पीटने वाली मान रहे तो आप शहरी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है, परंतु जनजाति समाज में ऐसा नहीं। जनजाति समाज में महिला का सम्मान है, महिला को हमेशा साथ में रख करके ही सब कार्य होता है। वहां पर नृत्य भी करते हैं तो जोड़े से करेंगे। अच्छा। महिला पुरुष समानता है, वहां किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं है, वहां आदर का भाव है समाज के अंदर। ये जनजाति समाज में मिलता है। और सोशल क्राइम्स नाम की चीज वहां पर कितनी कर देखने को मिलती है? छोटी मोटी घटनाएं हो जाती है, शहरों में तो रोज की लूटें होती है, कहीं मर्डर हो रहे हैं, है ना। वहां यदि एक घटना होती है तो बोले आदिवासियों ने लूट लिया सब। जनजाति समाज में ये सब चीजें नहीं है, वो तो मेहनती है। वो आज बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं आप देख लो या रोड देख लो, ये सब हमारे जनजाति समाज के मजदूरों द्वारा निर्मित है। आज समाज का जितना भी विकास यदि आप देख रहे हो शहरों के अंदर, ये सब जनजाति समाज के जो वहां से पलायन करके शहर में रह करके मजदूरी करते हैं, उनकी मेहनत का फल है कि इतनी मेहनत, बिना मेहनत का वो नहीं खाते। वो कभी भीख मांगते आपको जनजाति समाज में नहीं मिलता है। सब मेहनती लोग हैं, मजदूरी करेंगे, खेत में काम करेंगे, अपनी मेहनत का खाएंगे। अच्छा, 30 साल बहुत लंबा समय होता है, और 30 साल में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन शुरू हो जाती है। आपने सन 2000 में या 1990s के अंदर जब आप आदिवासी एरियाज में गए और अब आप आदिवासी एरियाज में जाते हैं, कितना अंतर देखा, उनकी लाइफस्टाइल में कितना चेंज आया है? अच्छा क्या हुआ है और बुरा क्या हुआ है? देखो, जनजाति समाज में विकास तो हुआ है, रोड बनी है, अच्छे स्कूल बने हैं। जैसे मध्य प्रदेश में सीएम राइज स्कूल की बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बसें चल रही है। मैं भी अलीराजपुर और उधर गया तो मैं दंग रह गया, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा था। उस जमाने में स्कूल भी नहीं थे, स्कूल थे दूर दूर जाना, पैदल जाना पड़ता था, कभी नदी नालों को लांग करके जाना पड़ता था, जंगली जानवरों के बीच में से निकल करके जाना पड़ता था, और वो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते थे, और इसलिए बच्चे पढ़ नहीं पाते थे क्योंकि स्कूल दूर थे। अब क्या है कि हर गांव फलिया में आजकल स्कूल हो गए हैं। पहले टीचर नहीं आते थे, अब टीचर भी आने लगे हैं, शिक्षक भी आने लगे हैं, अच्छी शिक्षा मिलने लगी है, और बहुत सारे जो वहां के बंधु हैं, कोई डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, हमारे कई ऑफिसर्स हैं आज गवर्नमेंट के अंदर। आपको हमारे झाबा अलीराजपुर साइड के मिलते हैं, निमाड़ के मिलते हैं, जनजाति समाज के मिलते हैं। ये इसका कारण है शिक्षा वहां तक पहुंची, और शिक्षा के कारण आज वहां विकास हुआ है। खेती थोड़ी आधुनिक करने लगे हैं, पहले साधन नहीं थे खेती के, अब खेती के थोड़े साधन भी होने लगे हैं। वो अपनी परंपरागत खेती भी करते हैं, साथ में आधुनिक खेती का भी समावेश उन्होंने किया है, और पहले से बेहतर स्थिति अभी उस क्षेत्र की मेरे को देखने को मिलती है। ये फाइनेंशियली थोड़ा सा विकास उनको देखने को मिलता है। और बुरा क्या हुआ है साहब? बुरा तो देखो साहब, उनके साथ कभी ऐसे जो शोषण हुआ करता था, कभी उन्हें कोई पैसा कैसे मिल जाता था तो वो उनका ब्याज में ही जीवन निकल जाता था, और कभी कभी तो खेत भी उनको देना पड़ता था। ये स्थितियां हुआ करती थी उस समय। वो क्या है, चांदी और ये रखने के बहुत शौकीन है, तो अपनी चांदी भी वहां पर जो सूदखोर है उनको दे देते थे,
और वो पूरी की पूरी चांदी भी उनकी खत्म हो जाती थी, कई खेत खत्म हो जाते थे। परंतु अब देखने को मिल रहा है कि अब जागरूकता आई है। अब अच्छा। पढ़ लिख करके उनको मालूम है कि हमें कहाँ से जाना चाहिए। और ये जो धन जन वाली जो स्कीम है ये बहुत कारगर, हाँ, जन धन वाली जो स्कीम है कारगर हुई कि अब सबके खाते बैंकों में खुले हैं। अब डायरेक्ट पैसा जो आने लगा है सरकार का, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में लाडली बहना है, किसान सेवा निधि है, इस प्रकार से स्कीमों का पैसा, जो गर्भवती माताएं होती है तो उनका जो ICDS की तरफ से जो पैसा आता है वो सब खातों में जाने लगा है। तो धीरे धीरे अब उनको बैंक की रीति, बैंक से जो लोन मिलने लगा है, वहां पर स्वयं सहायता समूह की भी स्थापना देखने को मिलती है। सरकार भी कर रहे हैं, कोई संस्थाएं भी बहुत सारी लगी हुई है। तो इस धीरे धीरे उनका आर्थिक और सामाजिक इसमें बहुत जागरूकता आई है। सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी बनाना शुरू कर दिए हैं, FPOs बनाना शुरू कर दिए हैं आदिवासियों ने। और ये कहा जाए कि पिछले 30 सालों में तो उनके जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन आया है। जी हाँ, पहले मेरे को किसी जनजाति समाज की दुकानें नहीं दिखती थी, अब वो व्यापार भी करने लगे। कई होटलें खुली है, कई उन्होंने किराने की दुकान खोली है, छोटे मोटे व्यापार उद्योग ये करने लगे हैं अब हमारे जनजाति समाज के लोग। कोई किसी ने तो स्कूल कॉलेज भी खोले हैं, किसी ने अपने बसें चलाना चालू की है। तो ऐसे धीरे धीरे वो अन्य समाज की मुख्य धारा में आने लगे हैं। और ये जो सपना हमने भी देखा था कि इनकी आर्थिक, सामाजिक और इनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे, इसलिए वो स्वास्थ्य के प्रति भी सजग होने लगे, अच्छे साधन होने लगे। खास करके मैंने देखा कि मैं बीमार हो गया तो झाड़ फूक उनकी परंपरा है। हाँ, बिल्कुल। वो एक तरह से मेंटली ट्रीटमेंट था, वो मानसिक औषधि थी वो, कि उसको उसका ध्यान उधर से हटा करके, जो बीमारी से हटा करके दूसरी तरफ ले जाना, जिससे वो बीमारी की तरफ न जाकर के धीरे धीरे आपरूप ठीक हो जाए। क्योंकि हमारे शरीर की रचनाएं हैं, बहुत सारी चीजें आपरूप ठीक कर देती है। ये वहां के हमारे जनजाति समाज के जो बुजुर्ग है वो जानते थे ये सब चीज, इसलिए छोटी मोटी जड़ी बूटियां हैं, वो जो मिलेट्स हैं, है ना, मिलेट्स वो खाते हैं, वो वन भाजियां खाते हैं। तो ये जो वन भाजी और मिलेट्स का तो वहां पर भंडार हुआ करता, पर धीरे धीरे अब मिलेट्स भूलते जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि मिलेट्स के तरफ वापिस जनजाति समाज जाए, जैसे कुल्थी है, बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, हमारा ये वन भाजियों में पुआड़ा है, वो कई रजान की भाजी होती है, वहां के ये नाम में जो ले रहा हूँ, ऐसी बहुत सारी भाजियां हैं जिनको वो खाते थे, जिससे उनको विटामिन, प्रोटीन शरीर में ताकत होती थी। मैंने कभी भी जनजाति समाज को हार्ट का पेशेंट नहीं देखा, कभी मैंने कैंसर का पेशेंट नहीं देखा। परंतु अब बाजार से जितना संबंध जनजाति समाज का होने लगा है और बाजार की चीजें जैसी गांव में और जनजाति समाज सेवन करने लगा है, अब वहाँ बीमारियां भी धीरे धीरे बढ़ने लगी है। उसी तरह से बीमारियां बढ़ने लगी। और भविष्य में कैसे उनका और उत्थान किया जाए सर? देखो, उनका उत्थान का तो मैं इतना बड़ा बुद्धिजीवी नहीं हूँ, परंतु वो खुद उनका उत्थान जानते हैं। वो जानते हैं कि हमें समाज में किस प्रकार प्रतिष्ठित होना है। वो थोड़ा पहले शर्म महसूस करता था बोलने में, वो झिझकता था। वो इसलिए झिझकता था कि यार ये जो शहरी लोग हैं ज्यादा ज्ञानी है, हमें शिक्षा कम है, ये उनमें भाव थे। परंतु मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे इंदौर के एक डॉक्टर थे, डॉक्टर पंजाबी, और बहुत सारे लोगों को हमने वन यात्रा कराई। उनको बताना चाहते थे जनजाति समाज कैसा रहता है। तो एक किसान, पेटलावत क्षेत्र की बात है, वह ऐसे ऊपर खेती होती है, ढलाव पठार जैसे बोलते हैं, जिसमें मुरम और इस प्रकार के कंकड़ पत्थर और उसमें थोड़ी मिट्टी होती है, उसमें हल चला रहा था। बहुत ही ऐसी ऊंचाई पर बैल जा रहे थे, नीचे आ रहा था। उनने कहा, एक हमारे साथी थे, यार तुम कैसे मूर्खता कर रहे हो, ये पत्थर इतने सारे पड़े, इसको खेत में से फेंक दो। वो हाथ जोड़ करके आया कि मालिक, मैं आप जैसा ज्ञान तो मुझे नहीं है, परंतु आप जानो और देखो कि यदि मैं पत्थर बीन के फेंक दूंगा तो ये जो मिट्टी इसके अंदर थोड़ी बहुत है वो भी बह के चली जाएगी, तो मैं अनाज कहाँ से बोऊंगा। तो ये उसमें ज्ञान था। तो वो जो हमारे साथी थे उन्होंने हाथ जोड़े, घुटने के बल बैठ गए और उसके पैर पड़ लिए कि भाई मेरे से ज्यादा ज्ञान तेरे में है। तो वह बहुत ज्ञानी है, वो साइंटिफिक तरीके से रहना जानते हैं। उनके जो घर बने हैं वो भी साइंटिफिक है, न गर्मी में ज्यादा गर्म होते हैं, न ठंड में ज्यादा ठंडे होते हैं। परंतु अब वह भी बड़े बड़े भवन बनाने लग गए हैं। वो पुराने कवेलू और वो चीजें जो है वो धीरे धीरे जा रही है। क्या उनके घरों को क्या कहते हैं, जो झोपड़े टाइप के होते हैं? हाँ, वो उसको उनकी घर ही बोलते हैं। और वो कवेलू के होते थे, कच्ची दीवारें होती थी, उसको गोबर और मिट्टी से लिपा जाता था, जिससे बहुत सारे जीवाणु हैं वो प्रवेश नहीं करते थे। अब अभी शहरों में मैंने देखा है कि अब गोबर और मिट्टी से लिपने लग गए लोग अपनी दीवारें। आजकल ये ट्रेंड चला है, पर वो तो वो रहते थे ना, अब उनको आप पक्के मकान दे रहे हो और उनके कच्चे मकान आप छीन रहे हो। तो कहने का मतलब है कि वो बहुत शुद्ध रहते थे। इस कारण से हवा का सर्कुलेशन होता था। वो जो कबेलू होते थे उसमें से हवा पास होती थी, इसलिए गर्मी पानी होती थी। और वो जो कबेलू है वो गर्मी में गर्म नहीं होते थे, वो गर्म होते थे जब तक शाम हो जाती थी, जब तक ठंड हो जाती, ठंडा आ जाता था। तो
वो बहुत ही नेचुरल, जिसको हम्म। बोलते हैं कि एक वैज्ञानिक पद्धति से वो रहते थे। उनका खेती में काम करने का भी वैज्ञानिक पद्धति थी। सुबह उठ करके डॉक्टर कह रहा है कि खाना चाहिए, भूखे पेट नहीं रहना चाहिए। हमारे जनजाति समाज तो सुबह उठते हैं, फ्रेश होते हैं और कुछ पेट में डाल लेते हैं। मतलब उनको पता था कि भूखे रहेंगे तो इससे दिक्कत आ सकती है, इसलिए कहीं भी बाहर जाना है खा के निकलो। तो ये उनकी जो जीवन पद्धति है वो पूरी वैज्ञानिक पद्धति रही है, उनका रहने का, खाने का। और दूसरी एक और चीज है उनमें, वो शेयरिंग कम्युनिटी है। जैसे कोई यदि मर गया और उसकी पगड़ी होती है, जिसको नुक्ता बोलते हैं 13वें दिन के, तो घर घर से रोटियां बन करके आती है, दाल सब्जी एक जगह बनती है। मतलब कि जो मरा है उसका मतलब आर्थिक नुकसान नहीं हो, उसको सब सहयोग कर देते थे। मतलब शेयरिंग कम्युनिटी, घर घर से रोटी आ रही है, जो मेहमान आ रहे हैं उसको गांव के लोग ही रोटी बना करके, अब घर घर रोटी बना करके एक जगह सब्जी बना करके और खिलाते थे, घर घर से खिचड़ी बनाते थे। ये शेयरिंग कम्युनिटी आज भी ये पद्धतियां है। शादियां भी ऐसे ही होती हैं। शादियां भी अधिकांश ये होती है। शादियों में भी खाना जो है ना पूरे गांव से बस खाना आता है। गांव वाले ही बना देते थे। मतलब गांव वाले अपने व्यक्ति को पूरी सहायता करते हैं। और एक और परंपरा है, वो परमा है हलमा परंपरा। ये हलमा परंपरा में क्या होता है कि जैसे मान लो आपका खेत है और आपके खेत पर आपकी कटाई करनी है, तो वो आपके अड़ोसी पड़ोसी और गांव के लोग आपकी कटाई कर देंगे, फिर आप उसकी कटाई कर देंगे। तो उससे क्या फायदा होता था कि ये सहकारिता का भाव आता है गांव में। सब एक साथ मिल करके उसका खेत का काम करा लिया, उसका खेत बो दिया, उसकी शादी है, गांव की शादी, उसके घर में यदि कोई गम हुआ है तो पूरे गांव का गम। इस प्रकार से हमारा समाज है जो सर्वस्पर्शी समाज है, सबको समावेश लेने वाला समाज है, सबके सुख और दुख को बांटने वाला ये जनजाति समाज। दोस्तों, ये थे हमारे मोहन जोशी जी, जिन्होंने तकरीबन 30 साल के आसपास जनजाति समाज को दिया है। इनके अनुसार हमें जनजाति समाज से सीखने की ज्यादा जरूरत है, उनको सिखाने की जरूरत नहीं है। वो हमसे ज्यादा सीखने वाले हैं, वो हमसे ज्यादा शेयरिंग करना जानते हैं, वो हमसे ज्यादा कम्युनिटी में रह करके अपने सुख दुख को बांटना जानते हैं। ये केवल और केवल जो हम फिल्मों में देखते हैं झिंगा लाला हु, ये वो नहीं है। ये वो लोग हैं जो खेती भी वैज्ञानिक तरीके से करते हैं। ये वो लोग हैं जो हर अपने अपने त्योहार को कोऑपरेटिव तरीके से मनाते हैं। ये वो लोग हैं जो साइंटिफिक तरीके से अपनी सेहत का ख्याल रखते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, वहां पर आपको हार्ट अटैक के केस, डायबिटिक के केस, कैंसर के केस या और किसी भी बीमारी के केस बहुत कम मिलते हैं। हाँ, नॉर्मली वहां पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो शायद डायरिया, मलेरिया या ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती है। बाकी बड़ी बीमारियां जो आजकल यहाँ की लाइफस्टाइल डिजीज है, वो वहां से कोसों दूर हैं। अब हमें देखना है कि हम जनजाति समाज को सिखाएं या उनसे जीने की पद्धति सीखें। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विजय ठाकुर और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके YouTube चैनल इंडिया हर्ट्स में। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद।